नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मनोज कुमार कौटिल्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में और ख़ासकर ये सेशन जो चलाया जा रहा है वो एसएससी जीडी के संदर्भ में चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो मेरे द्वारा 3-4 सेशन लाया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, और इसी कड़ी को मुझे आज आगे बढ़ानी है। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो ये है नागरिकता। मैंने कहा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से सवाल देखा जाता है, ऐसे सवालों को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक पर चर्चा की जा रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो नागरिकता है, सिटीजनशिप है। ऐसी स्थिति में पिछले 2-3 सेशन में मेरे द्वारा देखा गया कि हम लोगों ने भाग 1 को पढ़ा और संघ एवं उसके क्षेत्र का जिक्र किया गया था। उससे पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़ा और विभिन्न अनुसूचियों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने देखा कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जो संविधान सभा था, उस संविधान सभा के बारे में अध्ययन किया गया। और उससे पहले हम लोगों ने राज्य व्यवस्था क्या है उसका अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से जो सेशन लाया गया है उसी सेशन को आगे की कड़ी में हमें बढ़ाना है। तो 2-3 चीज़ों का जिक्र किया जा चुका है। आज का टॉपिक जो होगा वो ये होगा नागरिकता, और आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। तो इस प्रकार से हमें इसके बारे में जानना है कि आखिर नागरिकता क्या है, नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान क्या है, नागरिकता कौन से सिस्टम से दिया जाता है, भारत में कैसी नागरिकता है और ये नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो लोग एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, और एसएससी जीडी के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसी स्थिति में कहा जाए तो हम जानते हैं कि नागरिक शब्द से नागरिकता की उत्पत्ति हुई। नागरिक शब्द से नागरिकता की उत्पत्ति हुई वह व्यक्ति जो राज्य का निवासी हो, राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो, मौलिक अधिकारों का प्रयोग करता हो, देश या राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्यों का पालन करता हो, नागरिक कहलाता है। 2-3 चीज़ों को याद रखना है कि नागरिक शब्द से नागरिकता की उत्पत्ति हुई। मैंने कहा वह व्यक्ति जो राज्य का निवासी हो, राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो, मौलिक अधिकारों का प्रयोग करता हो, देश या राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्यों का पालन करता हो, नागरिक कहलाता है। तो ये जो नागरिक कहलाता है उसे देश का नागरिक होने के नाते, हर देश का अलग अलग फंडा है, हर देश का अलग अलग सिस्टम है। मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूं कि नागरिक होने के नाते देश के नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए दावा करने का अधिकार, वोट करने का अधिकार अर्थात मत देने का अधिकार, संवैधानिक पदों पर जाने का अधिकार प्राप्त होता है, जो किसी भी विदेशी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई कि भारत का अगर कोई नागरिक है तो भारत के परिप्रेक्ष्य में वो वोट कर सकता है, संवैधानिक पदों पर आसीन हो सकता है, सरकारी सेवाओं के लिए दावा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अधिकार है वो देश के नागरिकों को है, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार यहाँ 2 चीज़ें याद रखनी है। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें साथियों तो भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो हमारा हो गया भारतीय, इंडियन, और एक जो हमारा हो गया विदेशी, जिसे कहा जाता है एलियन। तो ऐसी स्थिति में एक भारतीय रहते हैं और एक विदेशी रहते हैं। तो 2 चीज़ों को स्पष्ट हो गया कि भारतीय, इन भारतीयों को, यहाँ के नागरिकों को विभिन्न प्रकार का अधिकार दिया गया है, कुछ सिस्टम है, और इन लोगों के लिए वैसा अधिकार का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन इस विदेशियों की, इस एलियन की 2 श्रेणियां हैं। एक जो है वो विदेशी मित्र है और एक जो है वो विदेशी शत्रु है।
एक विदेशी मित्र है और एक विदेशी शत्रु है। इस प्रकार से भारत में दो तरह के जो लोगों का निवास होता है, एक नागरिक कहलाते हैं, एक विदेशी होते हैं। और विदेशियों की दो शाखाएं होती है, दो श्रेणियां होती है। एक मित्र देश का विदेशी होता है, एक शत्रु देश का विदेशी होता है। हम छोटा सा उदाहरण दें तो मित्र देश का अगर कोई होता है तो जैसे हम रूस का उदाहरण ले, हम छोटा सा उदाहरण ले, शत्रु देश का कोई होता है तो पाकिस्तान और चीन का उदाहरण ले सकते हैं। इस प्रकार से ये नागरिकता का सिस्टम कहता है। अब आते हैं कुछ और मुद्दों पर। तो मुद्दा ये कहता है कि भारत की जो नागरिकता है वो भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब एकल नागरिकता का क्या तात्पर्य है ये हमें जानना है। ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को। एकल नागरिकता का तात्पर्य क्या है ये हमें जानना है। अर्थात भारत में एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। और ये जो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, ये ब्रिटिश मॉडल कुछ न कुछ कहता होगा, तभी तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। तो दो चीज़ों को जानना होगा कि आखिर ब्रिटिश मॉडल कहता क्या है। यहाँ एकल नागरिकता का तात्पर्य ये है कि भारत के समस्त नागरिक केवल और केवल देश या राष्ट्र के नागरिक कहलाते हैं। भारत के समस्त नागरिक देश या राष्ट्र के नागरिक कहलाते हैं। वे केवल और केवल राज्य के लिए निवासी होते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यों के लिए नागरिकता का अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में देश के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। तो हम ये जानते हैं कि राज्य के लिए भी और देश के लिए भी, दोनों के लिए एक ही नागरिकता है और वो नागरिकता देश के संदर्भ में कहा गया है। ऐसी स्थिति में दोनों का अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसी वजह से कहा जाता है कि भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। तो ऐसे सवाल भारत के प्रतियोगिता परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं कि एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। एकल नागरिकता कहता क्या है, तो देश और राज्य दोनों के लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है, केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अगर नागरिकता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें जानना होगा कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। ध्यान से सुनेंगे। अब एक सवाल यह बना कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 2 में किया गया है। तीसरी बात यहां से पूछी जाती है कि अनुच्छेद कहां से कहां तक में नागरिकता का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अब हमें यह जानना है कि ये जो 5 से 11 नागरिकता का उल्लेख किया गया है, इसका क्या है रोल। तो यहां दो चीजें हमें याद रखनी है। ये जो 5 से 11 है, उसमें से 5 से 9 तक में 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिया गया था। बहुत बड़ा क्वेश्चन। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 9 तक 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिया गया था। मैंने कहा था कि जब संविधान को अंगीकृत किया जाने लगा तो उस दिन नागरिकता, निर्वाचन और संसदीय प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों को लागू किया गया था। तो वहाँ जो मैंने वो बातें कही थी, वहाँ इस बात को वहाँ रखा गया था और ये बातें आज रिपीट की जा रही है कि वो जो आर्टिकल था उनमें से 5 से 9 तक भी शामिल था। अब बनता है सवाल कि सर फिर 10 और 11 कब लागू किया गया, तो 10 से 11 को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो पॉइंट क्लियर है। क्या सवाल पूछे जाएंगे, नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद कहां से कहां तक में है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। दूसरी सवाल ये कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 9 कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। 10 और 11 को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। इस प्रकार हम आगे बढ़े तो आगे कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम
1955 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और अंतिम समय में जो मोदी सरकार के समय किया गया था 2019 के तहत अगर आज भारत में नागरिकता प्राप्त की जाती है या प्रदान की जाती है तो वो 5 तरीकों का जिक्र किया गया है। तो साथियों, केवल और केवल यहाँ से ये जानना है कि नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है। 5 तरीकों का। नागरिकता कितने प्रकार से अर्जित की जा सकती है? 5 प्रकार से अर्जित की जा सकती है। और वो पहला है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा है वंश के आधार पर। तीसरा जो कहता है वो कहता है पंजीकरण के आधार पर। चौथा जो कहता है वो कहता है देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। और जो 5वां कहता है वो कहता है भूमि अर्जन के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर। तो ये जो 5 तरीकों का उल्लेख किया गया है, एक जन्म के आधार पर, एक वंश के आधार पर, एक पंजीकरण के आधार पर, एक देशीकरण के आधार पर और एक भूमि अर्जन के आधार पर। तो साथियों, क्या याद रखना है दोस्तों? याद ये रखना है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। नागरिकता अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए और अंतिम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय इस पर संशोधन किया जा चुका है। तो ये जो तरीका है 5 प्रकार से, यहाँ से जनरली खूब सवाल नहीं होता, परंतु हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि जन्म का आधार क्या है, वंश का आधार क्या है, पंजीकरण क्या है, देशीकरण क्या है और भूमि अर्जन क्या है। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजों को थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जन्म के आधार पर कहता है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लिया प्रत्येक बच्चा जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। ध्यान से सुनेंगे, 26 जनवरी या उसके बाद, चूंकि भारत के संविधान को लागू किया गया था पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लिया प्रत्येक बच्चा जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। लेकिन यहाँ एक अपवाद आता है और अपवाद वो ये है, कहता है कि अगर कोई विदेशी राजदूत यहाँ नवजात शिशु को जन्म देता हो, यदि कोई विदेशी जो शत्रु देश का हो यहाँ नवजात शिशु को जन्म देता हो, तो ऐसे लोगों से उत्पन्न होने वाले संतानों को, बच्चों को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ये जन्म का आधार करता, मतलब अगर हम मूल रूप से भारत के निवासी हैं, हमारे पूर्वज यहाँ पर हैं, तो वहाँ से जितने भी बच्चे होंगे वे सारे के सारे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा प्रावधान कहता है वंश के आधार पर। यही पॉइंट आगे बढ़ता है, कहता है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत से बाहर जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा, यदि बच्चे के जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। अब सवाल बन गया कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत से बाहर यदि कोई बच्चा जन्म लिया हो तो वंश परंपरा के आधार पर वो भारत का नागरिक होगा। तो ऐसी स्थिति में ये मैंने कहा शब्द, अगर पिता भारत का नागरिक हो, ये है स्थिति। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नागरिकता में संशोधन कई बार किए गए हैं, जिसमें से नागरिकता अधिनियम 1986 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 भी शामिल है, 1992 भी शामिल है, 2003, 5, 2015, 2019 इत्यादि कई शामिल है। उससे पहले भी कई बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ ये कहता है कि केवल क्या पिता के भारत का नागरिक होने पर ही बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो ये संशोधन हमारे संसद ने किया, भारतीय संसद ने किया साथियों, और संशोधन करके कहा 10 दिसंबर 1992 को, 10 दिसंबर 1992 ईस्वी को संशोधन करके ये कहा कि अगर नवजात शिशु के जन्म के समय विदेश में कहीं भी हुआ हो, अगर उस बच्चे के जन्म के समय उसकी माँ भारत की नागरिक हो, तो भी बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ ये आ गया कि पिता के साथ में अब किसे भी जोड़ लिया गया, तो माता को भी शामिल कर लिया गया। तो ये भी सवाल पूछता है, कई बार पूछा गया है, वंश परंपरा में माता की नागरिकता के आधार पर बच्चों को भी नागरिकता प्रदान की जाएगी, ये प्रावधान कब लागू हुआ? तो 10 दिसंबर 1992 को लागू हुआ। अब मेरे द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जब एमसीक्यू लाया जाएगा, तो वो जो एमसीक्यू लाया जाएगा उसमें सारे क्वेश्चनों को एक एक करके डील किया जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें ये जानना है। दूसरा, यहीं पर एक और संशोधन हो चला, और वो संशोधन क्या था? कहा भारतीय संसद ने फिर से एक बार, और वो डेट था 3 दिसंबर 2004 को। 3 दिसंबर 2004 को कहा यदि विदेशों में नवजात शिशु का जन्म हुआ हो और उसके माता पिता भारतीय मूल के हो, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर भारत का जो कॉन्सुलेट है, भारत का जो दूतावास है, उस दूतावास में आपको पंजीकरण कराना होगा। स्पष्ट है। आपने नवजात शिशु को जन्म दिया हो, कहाँ दिए हैं आप नवजात शिशु को जन्म, क्या स्थिति है, वो सारा का सारा जायजा आपको भारत का दूतावास में देना होगा। 1 वर्ष के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब आपके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं प्राप्त होगी। मतलब इस वंश परंपरा में 2 बार संशोधन किया जा चुका है। कहानी खत्म। आगे साथियों बढ़ते हैं। तो तीसरा कहता है पंजीकरण के आधार पर, अर्थात विदेशी मूल का व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति जो आयरलैंड गणराज्य का ना हो, जो राष्ट्रमंडल देशों का ना हो, वो व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरी स्थिति में वो 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो, तो वो पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये जो 7 वर्ष का प्रावधान है, ये 7 वर्ष का प्रावधान 1986 से पहले मात्र 6 माह का था। तो इसे 1986 ईस्वी में 6 माह से बढ़ा करके 7 वर्ष का प्रावधान कर दिया गया। दूसरी, पंजीकरण के आधार पर अभी मैंने कहा नवजात शिशु जो विदेशों में जन्म लिया हो, उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। तीसरी, इसी पंजीकरण में कहा गया है यदि कोई महिला, विदेशी महिला भारतीय नागरिक से विवाह कर रही हो, तो विवाह के बाद भी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, यही पंजीकरण के आधार पर। तो इन 3 लोगों के लिए खास तौर पर नागरिकता का प्रावधान पंजीकरण के संदर्भ में किया गया है, जिसमें संशोधन 1986 में हुआ। 1 लाइनर क्वेश्चन, पंजीकरण में संशोधन, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता में संशोधन कब किया गया? 1986 ईस्वी में किया गया। देशीकरण इसी का जस्ट रूप है कि अगर कोई भारत का नागरिक बनना चाहता हो, तो उसे अपने देश की नागरिकता त्याग कर भारत में रहना होगा। दूसरी पॉइंट, भारत की 8वीं अनुसूची में वर्णित जो भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। उन 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा। तीसरी स्थिति कहता है कि देश के प्रति सकारात्मक सोच रखना होगा, संविधान के प्रति अनिष्ठा नहीं दिखानी होगी। तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता देशीकरण के आधार पर दिया जा सकता है, लेकिन उसे कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रहना होगा। लेकिन 1986 से पहले ये जो था वो 5 वर्ष का था, और 5 वर्ष को बढ़ाकर 1986 ईस्वी में 10 वर्ष कर दिया गया। तो साथियों, जो आगे का पॉइंट कहता है भूमि अर्जन के आधार पर,
वो कहता है कि अगर भारत किसी भूभाग को, किसी क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता हो, भारत किसी एरिया को अपने एरिया में मिला लेता हो, तो वहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। इसका उदाहरण है सिक्किम। जब भारत सरकार ने सिक्किम को 1975 ईस्वी में भारतीय संघ में शामिल किया, तो वहाँ का हर नागरिक भारत का नागरिक कहलाया। दूसरे स्थिति में इसको हम समझ सकते हैं, अगर भारत किसी दूसरे देश के भूभाग को अपने अधीन कर लेता है, मिला लेता है, रिक्वायर कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर रहने वाला भी हर एक नागरिक भारत का नागरिक होगा। तो यहां से जनरली सवाल क्या पूछता है, वनडे एग्जाम में नागरिकता प्राप्त करने के कितने नियमों का उल्लेख किया गया है? तो 5 नियमों का उल्लेख किया गया है, जिनमें एक है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर, और 5वां है क्षेत्र के विलय या भूमि अर्जन के आधार पर। तो साथियों, उम्मीद है कि यह सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर नागरिकता प्राप्ति करने का कुछ नियम है, तो नागरिकता की समाप्ति का भी कुछ नियम होगा। और वो नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे चीजों को। बस कहता क्या है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे, तो नागरिकता त्यागने का ये मतलब नहीं कि अगर वो नागरिकता उसकी छीन ली जाती है, अगर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, खो जाती है, या फिर वो त्याग देता है, या किसी अन्य गतिविधियों के कारण तत्काल उसकी नागरिकता समाप्त की जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसे भारत से बाहर कर दिया जाएगा? नो। उसके जितने भी अधिकार है, मैंने कहा मत देने का अधिकार, मैंने कहा संवैधानिक पदों पर जाने का अधिकार, मैंने कहा सरकारी सेवाओं के लिए दावा करने का अधिकार, ये सारा का सारा अधिकार उसका छीन लिया जाएगा, तत्काल उससे छीन ली जाएगी। फिर बाद में उसे फिर से प्रदान की जाती है, तो वो सारे अधिकार फिर से उसे दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट कहता है कि यदि कोई स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर वो भारतीय महिला दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है, तो भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चौथा पॉइंट, अगर वो लगातार भारत से बाहर 7 वर्षों से ज़्यादा रह जाता हो, तो भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। 5वां पॉइंट और अगला पॉइंट कहता है कि अगर नागरिकता प्राप्त करने के, कोई विदेशी व्यक्ति हो, अगर नागरिकता प्राप्त करने के 2 वर्ष के भीतर अगर उसे किसी दूसरे देश के द्वारा कम से कम 5 वर्ष की सजा हो जाती हो, 5 वर्ष की सजा हो जाती हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त समझी जाएगी। अगर आप देशद्रोह में साबित हो जाते हो, देशद्रोह आप पर होता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त समझी जाती है। तो साथियों, अगर आप स्वेच्छा से नागरिकता त्याग कर ले, तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त। हर कोई का कुछ न कुछ फंडा है। मैंने कहा अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो मैंने ये कहा था, जो 5 से लेकर 11 तक का अनुच्छेद है, वो हर आर्टिकल कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन वनडे एग्जाम में यहाँ से सवाल जनरली नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा जो कहा गया है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है, आर्टिकल 9 में कहा गया है। तो यहाँ से भी कभी सवाल होता है, कभी नहीं होता है, परंतु आर्टिकल से मुख्य तौर पर यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है। इस प्रकार भारत की नागरिकता विभिन्न नीतियों के तहत समाप्त की जा सकती है। दूसरा पॉइंट, मैंने कहा नागरिकता में जब भी संशोधन करना होता है, तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, संसद इसके लिए जिम्मेवार है, राज्य सरकारों को इसका अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार से मोदी के समय, देश के प्रधानमंत्री तात्कालिक नरेंद्र मोदी के समय एक प्रावधान लाया गया था
CAB, और जिसे हम लोग कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब आप कहेंगे सर यही CAA में तब्दील हो गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है। तो मैंने आपको बातों बातों में ये कहा था अपनी सेशन में कि जब भी कोई विधेयक होता है, वो प्रस्तावित होता है, तो वो विधेयक उस समय बिल कहा जाता है, बिल कहा जाता है। विधेयक प्रस्तावित है, अभी पारित नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही वो कानून का रूप ले लेता है, लोकसभा पारित कर देता है, राज्यसभा पारित कर देता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, तो वो एक्ट अधिनियम का रूप ले लेता है। इस प्रकार से ये जो CAB था आज CAA में तब्दील हो चुका है। क्या है इसका फंडा? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि 3 देश ऐसे हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 3 देश ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यकों के साथ शोषण किया जा रहा है। 3 देश ऐसे हैं जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ शोषण किया जा रहा है। ऐसे अल्पसंख्यकों को जो उन देश में रह रहे हैं, उस देश के लोगों को भारत के नागरिकता का प्रावधान किया गया। वो 3 देश, एक बांग्लादेश, वो 3 देश, एक अफगानिस्तान, वो 3 देश पाकिस्तान। तो इस प्रकार से अब वहाँ पर अल्पसंख्यक कौन थे? तो जाहिर सी बात है ये तीनों देश मुस्लिम कंट्री है, और जब मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर बाकी के सारे लोग वहाँ अल्पसंख्यक माने जाते हैं। वहाँ पर ये बहुसंख्यक में है। तो 6 अल्पसंख्यकों को, 6 जातियों को, 6 समुदायों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें एक था हिंदू, अर्थात वहाँ अल्पसंख्यक है। एक था बौद्ध, वहाँ पर अल्पसंख्यक है। एक थे सिख, ये भी वहाँ पर अल्पसंख्यक थे। एक थे ईसाई, ये भी वहाँ पर अल्पसंख्यक थे। एक थे जैन, ये भी वहाँ पर अल्पसंख्यक थे। और एक थे पारसी, ये भी वहाँ पर अल्पसंख्यक थे। तो ये 6 अल्पसंख्यकों के लिए जो उस देश में थे जहां उनके साथ शोषण किया जा रहा था, ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए भारत की नागरिकता का प्रावधान 2019 में किया गया। इस प्रकार CAB पर 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, फिर राज्यसभा ने प्रदान की, और जब लास्ट में आया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति ने इसी पर 12 दिसंबर 2019 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। और जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो कोई भी बिल अधिनियम में तब्दील हो जाता है। और जैसे ही ये अधिनियम में तब्दील हुआ तो CAB CAA के रूप में जाना गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूप में जाना गया। तो साथियों, दूसरी बात, क्या सवाल पूछता है, CAA के अंतर्गत कितने देश के व्यक्तियों या नागरिकों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए शामिल किया गया था? 6 देशों का, 6 अल्पसंख्यकों के लिए। 1 2 3 4 5 और 1 6। कितने देशों में ये प्रावधान था? 3 देशों के लिए प्रावधान था। यहाँ एक और बात कही गई थी, और वो बात जो ऐसी थी, कहा गया कि वैसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक ये 3 देश के सीमा को छोड़ करके भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके हों। तो इस प्रकार से, हालांकि अभी ये रिसेंटली करंट का सवाल है, लेकिन सवाल ये भी तो बन सकता है, क्या और देशों के लिए ऐसा प्रावधान है क्या? नहीं, केवल 3 देशों के लिए प्रावधान किया गया है। तो जो वनडे एग्जाम है, वहाँ से यहाँ से सवाल खूब ज़्यादा पूछने का संभावना है। और नागरिकता के बारे में मैंने कहा कि आखिर नागरिकता है क्या? अगर हम इसे एक बार पीछे चले तो मैंने हर एक बात को रिपीट किया नागरिकता से, कि नागरिकता किस भाग में है,
2 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक में है? 5 से 11 तक में। किस देश के मॉडल पर है? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत में कितने तरह के लोग रहते हैं? 2 तरह के लोग रहते हैं, एक भारतीय, एक विदेशी। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 9 तक को कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 10 और 11 को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार से आगे बढ़ें तो आगे जो बढ़ता है वो कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो साथियों, यहां से जो सवाल होता है वो जानने का प्रयास करेंगे और इसे देखने का प्रयास करेंगे। इसी को मैंने आपके लिए पीपीटी फॉर्म में लाया है और ऐसा सिस्टम है, आप देखते चलेंगे कि ये सारा का सारा कुछ जो मेरे द्वारा समझाया गया वो हूबहू यहां पर लाया गया है। देखते हैं, देख लीजिए क्या कहता है। नागरिक शब्द से नागरिकता की उत्पत्ति हुई। वह व्यक्ति जो राज्य का निवासी हो, राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो, मौलिक अधिकारों का प्रयोग करता हो, देश या राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्यों का पालन करता हो, नागरिक कहलाता है। जो बातें मैंने पहले कही वही बात आपको इस फॉर्म में दिया गया है। तो वो चीज़ें हैं, आप वहाँ से सुनेंगे, समझेंगे और फिर इसे देखेंगे। आपका सिलेबस, आपका पढ़ा हुआ सारा का सारा कुछ कंप्लीट समझा जाएगा। हर फॉर्म को नागरिक होने के नाते उन्हें सरकारी सेवाओं के लिए दावा करने का अधिकार, मत देने का अधिकार, संवैधानिक पदों पर आसीन होने का अधिकार प्राप्त होता है, जो किसी विदेशी आदमी को प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात कही, अन्य देशों की तरह यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं, एक भारतीय और एक विदेशी होते हैं। तो जितनी भी बातें बताई गई, हर बात को इस पीपीटी फॉर्म में लाया जा चुका है। आप वीडियो को, सेशन को आराम से केवल समझेंगे, सुनेंगे और जब आपको नोट्स बनाना हो तो इसे देख करके अपने अपने जगह पर नोट्स बनाते चलेंगे। बखूबी आपके लिए ये लाभकारी होगा। तो इस प्रकार से ये जो सेशन है वो ये सेशन आज यहीं तक। अगले सेशन में मैं फिर आपके बीच में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और ढेर सारा प्यार। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।